हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 या फिर आप कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। इन दोनों ही स्टैंडर्ड्स को साथ में पढ़ा जा सकता है क्योंकि कोई भी तरीके का कार नहीं है, डिफरेंस नहीं है। इस स्टैंडर्ड का नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाने जाओ तो ज़रूर से उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका टाइम से पेमेंट करना, कई सारे कंप्लाइंसेस करना तो इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा जो पेमेंट्स किए हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उसे बैलेंस शीट में सही तरीके से दिखाना, सही हेड के अंदर दिखाना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको ज़रूर से ये पूरा स्टैंडर्ड समझ आ जाएगा और फिर बहुत ही हेल्प करने वाला है, चाहे आपको अपने एग्जाम का क्वेश्चन डील करना हो या फिर रियल लाइफ की बैलेंस शीट ही क्यों ना करनी हो। इससे पहले आप आगे बढ़े, आप अगर न्यू हो इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा सारे ही वीडियोस इंडियस के वो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सारे ही वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो भी लैंग्वेज आपको सूट ज़्यादा करती है, विच एवर लैंग्वेज सूट्स यू बेटर, आप उसमें अपने वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सारे ही नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो इन नोट्स को लेना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेकआउट करना, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर कर अपने पास रख सकते हो। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट, लेट्स बिगिन। इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इसकी एप्लीकेबिलिटी समझना। ये सारे ही एम्प्लॉय बेनिफिट्स पर एप्लीकेबल है सिवाय शेयर बेस्ड पेमेंट के। शेयर बेस्ड पेमेंट का अलग से इंडेस है, दैट इज़ 102। उसकी चर्चा हमने सेपरेट वीडियो में कर रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्डेड है, तो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अब एम्प्लॉय यहाँ पर मतलब कोई भी जना, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, परमानेंट हो, टेम्प्ररी हो, सारे ही जने एम्प्लॉय माने जाएंगे एक्सेप्ट एक जो कि है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड करेंगे चाहे उनको कैश में पेमेंट दिया जाए, चाहे उनको कोई काइंड में पेमेंट दिया जाए, दोनों ही तरीके की पेमेंट को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस माना जाएगा। अब चाहे वो उसको खुद को दिया हो एम्प्लॉय को या फिर उसके डिपेंडेंट को दिया हो, इन सब केस में वो एम्प्लॉय बेनिफिट का एक्सपेंस माना जाएगा। पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, टेम्प्ररी हो, परमानेंट हो, हर तरीके का एम्प्लॉय इसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि हमको स्कोप समझ आता है, एप्लीकेबिलिटी समझ आता है, तो हम इस स्टैंडर्ड को आगे लेकर चल सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात आती है बैलेंस शीट और पी&एल में। पी&एल में ये चार ऐसी कॉस्ट है जो हमें लिखनी होती है: करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्चुअल गेन लॉस, पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये चारों के बारे में हम सेपरेटली एक एक करके इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे होती क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, कब पी&एल में डालना होता है, कब नहीं। ओके, बैलेंस शीट में आते हैं। अगर कोई ऐसा बेनिफिट है जो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, आपका कोई आउटफ्लो होने वाला है, ऑब्लिगेशन है, तो वो लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करेंगे आप। ओके, और अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट का असेट है, बाद में आकर आपको वसूली होने वाली है, मिलने वाला है, तो आप क्या बोल सकते हो उसको? असेट। तो असेट या लाइबिलिटी है तो उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो। ये चार तरीके के एक्सपेंस है तो वो पी&एल में चार्ज हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय बेनिफिट के टाइप्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, इसे हम STEB भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। ये वो बेनिफिट्स है जो आपको पेमेंट करना है, पर कब करना है? बैलेंस शीट डेट के क्लोजर पर, बैलेंस शीट डेट पर कि अगले 12 महीने में अगर वो चीज़ पेएबल है, वो बेनिफिट पेएबल है, तो वो गिना जाएगा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, हमने ऐसे माना एग्जाम्पल कि ये हमारी बैलेंस शीट डेट है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था, तो बैलेंस शीट डेट के अगले 12 महीने के अंदर अंदर अगर इस दौरान ये पे करना पड़े तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल वेजेस सैलरी, शॉर्ट टर्म बोनस, लीव सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिससे आप समझ सकते हो कि बैलेंस शीट डेट के अगले 12 महीने के अंदर अंदर अगर कुछ पेमेंट करना है तो वो शॉर्ट टर्म की तरह क्लासीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, LTEB। ये क्या है? बैलेंस शीट डेट, एग्जाम्पल ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इसकी बैलेंस शीट डेट ये आती है, उसके 12 महीने के बाद में अगर कुछ पे करना है तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट।
बैलेंस शीट डेट के अगले 12 महीने के अंदर अंदर कुछ पेमेंट करना है तो वो कैटेगराइज करेंगे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के बाद में कुछ पेमेंट करना है तो वो कैटेगराइज करेंगे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के तहत। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म बोनस, ग्रेचुइटी, पीएफ, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वगैरह। अब नेक्स्ट आता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तीसरा टाइप है ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मतलब कि रिटायरमेंट के वक्त, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर आफ्टर रिटायरमेंट अगर कोई भी पेमेंट हो रहा हो तो वो कहलाएगा पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट। एग्जाम्पल, अगर कोई रिटायरमेंट बैलेंस शीट डेट है हमारी, ठीक है, उसके बाद में कोई रिटायरमेंट डेट है या उसके बाद में आफ्टर रिटायरमेंट अगर कुछ पेमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। एग्जाम्पल, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, मतलब कोई तय कर रखी हुई बात का पेमेंट, कोई लीगल पेमेंट, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है भाई ये तो पे करना ही पड़ेगा, या फिर कोई और फॉर्मल इनफॉर्मल पेमेंट है, किसी भी तरीके का पेमेंट हो रहा है, अगर रिटायरमेंट के वक्त हो रहा है या रिटायरमेंट के बाद में हो रहा है तो वो कहलाएगा पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट। नेक्स्ट और लास्ट आता है टर्मिनेशन बेनिफिट। हमने 4 बात करने वाले थे, तो फोर्थ टाइप आता है टर्मिनेशन बेनिफिट। ये एम्प्लॉयर का डिसीजन भी हो सकता है उसे टर्मिनेट करना, और एम्प्लॉई का खुद का भी हो सकता है कि उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है। दोनों ही केसेस में ये टर्मिनेशन बेनिफिट कहलाएगा। एम्प्लॉयर ने उसको बोला जाओ, या फिर एम्प्लॉय की खुद की मर्जी से रिजाइन करके जा रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, ये दोनों ही केस टर्मिनेशन बेनिफिट में आएंगे। दिस बेनिफिट मे बी सेटल्ड इन 12 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ्स। हो सकता है इसे अगले 12 महीने में करना हो सेटल, हो सकता है बाद में करना हो, ठीक है, दोनों ही तरीके हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या अग्रीमेंट हो रखा है। इसे समराइज करके देखते हैं क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमने देखा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये 4 देखें। शॉर्ट टर्म हमेशा 12 महीने के अंदर अंदर रहेगा, तो इसका एज इट इज़ पेमेंट रिकॉर्ड कर देना है, अकाउंटिंग एज इट इज़ कर देनी है, कोई पीवी रेशियो वगैरह नहीं करना, कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं करना। तो अकाउंटेड कैसा होगा, अनडिस्काउंटेड बेसिस पे, नो पीवी रिक्वायर्ड, आप बोल सकते हो नो प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड, कोई प्रेजेंट वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एक्चुअल वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, ठीक है, नॉर्मली ही सिंपल अकाउंटिंग हो जाती है। वहीं पर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म होगा आफ्टर 12 मंथ्स। तो आप बात समझना, आफ्टर 12 मंथ्स तो आपको इसको पीवी करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू करना होगा, डिस्काउंट करके लिखना होगा। डिस्काउंट करना मतलब प्रेजेंट वैल्यू करना, ठीक है। इसके बाद में इसके लिए हो सकता है एक्चुअल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़े, मतलब एक्चुअल गेन लॉस निकालना पड़े, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग होने वाली है। यहीं पर पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी हमेशा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद होता है, तो ये भी सेम लॉन्ग टर्म की तरह जाएगा कि आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू करना होगा, एक्चुअल की ज़रूरत पड़ सकती है गेन लॉस निकालने की, और कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग होने वाली है। यहीं पर हम लास्ट बात करते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट की। टर्मिनेशन हो भी सकता है विद इन 12 मंथ्स हो जाए और आफ्टर 12 मंथ्स हो जाए। अगर विद इन 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की तरह ट्रीट होगा, अनडिस्काउंटेड बेसिस पर इसकी अकाउंटिंग होगी, सिंपल अकाउंटिंग होगी। वहीं पर अगर टर्मिनेशन बेनिफिट मतलब खुद से रिटायर हो रहा है या फिर एम्प्लॉयर ने बोला जाओ, ठीक है, दोनों ही केसेस में अगर वो आफ्टर 12 मंथ का बोल रहा है कि सेटलमेंट कब करना है, बैलेंस शीट डेट या वो जो डेट है टर्मिनेशन उसके भी 12 महीने के बाद करना है, तो वो लॉन्ग टर्म की तरह अकाउंट होगा और डिस्काउंट किया जाएगा, पीवी रेशियो की निकाला जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालकर, एक्चुअल गेन लॉस निकालकर, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग होने वाली है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा बुरा लगे वो भी बता सकते हैं, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डीप में समझते हैं ये है क्या, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट अनडिस्काउंटेड होता है, आपको समझ आता ही है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब ये P&L में डाल दो हाथों हाथ, और उसको कैश या बेनिफिट पेमेंट जो भी करना है वो कर दिया। ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, अगर रिलेटेड टू असेट है तो कैपिटलाइज कर दो, अगर कोई और केस है तो P&L में डाल दो। अगर कोई असेट से रिलेटेड है तो आप उसे कैपिटलाइज कर दो, मतलब उस असेट की वैल्यू में जोड़ दो, बाद में वसूली कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में हमने देखा था कोई लायबिलिटी थी और एक असेट था, तो असेट की तरह है तो उस असेट में बढ़ा दो, बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट आता है लीव सैलरी। एग्जाम्पल, अगर एक्यूमुलेशन अलाउड है
या नहीं है। मतलब कई बार कंपनी बोलती है कि अरे यार आपने अगर इस साल का इस साल में बेनिफिट नहीं लिया ना, तो वो जो सैलरी जो आपकी लीव्स बच गई थी, जो आपने एक्सरसाइज नहीं करी, उसका या तो हम आपको पेमेंट दे देंगे या आप लीव के बदले लीव ले लेना, ठीक है, या फिर अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना। तो एक्यूमुलेशन अलाउड मतलब कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है, एक्यूमुलेशन नॉट अलाउड मतलब कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है। तो अगर लीव एक्यूमुलेट हो सकती है तो वेस्टेड लीव मानी जाएगी, मतलब ऑलरेडी एंटाइटल्ड है उसके लिए। जैसे ही बच गई लीव तो एंटाइटल्ड लीव मानी जाएगी, चाहे वो एक्सरसाइज करे चाहे नहीं करे। पर अगर लीव का एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं है तो आपको इग्नोर करना है। पर अगर लीव का एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं है तो आपको इग्नोर करना है, एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं है तो इग्नोर करना है, कुछ नहीं कर सकते। अनवेस्टेड है मतलब हो सकता है उसके बदले पेमेंट ना हो, इंस्टेड लीव के बदले लीव ले लेना, कैरी फॉरवर्ड मत करना, उसके बदले आप कभी और छुट्टी ले लेना। तो लीव फॉर लीव है तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा एक्सपेंस का, जबकि अगर कैश फॉर लीव है तो एंटायर पेमेंट को आज ही P&L में रिकॉर्ड कर लो, इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। इन दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए लिमिटेड अलाउ एनुअल 30 डेज एक्यूमुलेशन, मतलब एक साल में 30 लीव आप इकट्ठा कर सकते हो। फॉर एक्यूमुलेटेड लीव ए लिमिटेड पे कैश इक्वल टू डेली रेम्यूनरेशन, हर दिन का जो रेम्यूनरेशन है उतना ही जो लीव्स है इकट्ठी हो गई उनका भी पेमेंट कर दिया जाएगा। मान लो 2 दिन की लीव इकट्ठी हो गई तो जितना डेली का बनता है इंटू 2 करके आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। सिंपल। डेली रेम्यूनरेशन एवरेज पर एम्प्लॉय ₹700, बोला 700 रुपये पर दिन का मिलता है। इन करंट ईयर 100 एम्प्लॉयज़ एक्यूमुलेटेड एवरेज 11 लीव, मतलब 100 एम्प्लॉयज़ ने ली, लगभग 11 लीव ली, मतलब ठीक है 100 इंटू 11, और मिलेगा कितना रुपया पर लीव का, पर एम्प्लॉय को 700 रुपया मिलेगा। तो 100 एम्प्लॉयज़ इंटू 11 डेज इंटू 700, तो ये 7,70,000 का अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा और डायरेक्टली P&L में डाल देना होगा, डायरेक्टली P&L में डाल देना होगा। जैसे हमें बोल रखा है कि अगर कैश देने वाली बात है तो एंटायर पेमेंट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए लिमिटेड अलाउड 10 डेज सिक लीव, क्या बोला 10 दिन का सिक लीव मिलता है, 5 दिन का प्रिविलेज लीव मिलता है। ए लिमिटेड हैज़ 1000 एम्प्लॉयज़, ए लिमिटेड ऑल एम्प्लॉयज़ एक्यूमुलेटेड 3 डेज सिक लीव एंड 1.5 डेज PL, मतलब 5 में से 1.5 लीव और 10 में से 3 लीव इन्होंने इकट्ठा कर ली ऑन एन एवरेज। 1000 एम्प्लॉयज़ है। लीव कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, मतलब एक्यूमुलेट करना अलाउड है। अगर एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं होता तो हम डायरेक्टली इग्नोर कर देते। एक्यूमुलेशन अलाउड है। ए लिमिटेड हैज़ पॉलिसी टू अलाउ लीव फॉर लीव, मतलब उनको क्या करना है, कैश पेमेंट नहीं करना, लीव फॉर लीव देना है, मतलब और दूसरे कोई दिन छुट्टी कर लेना। फ्रॉम पास्ट प्रैक्टिस इट इज़ ऑब्जर्व दैट एम्प्लॉय विल एक्सरसाइज ओनली मोर देन 2 डेज सिक लीव एंड नॉट मोर देन 2 डेज सिक लीव एंड हाफ डे PL, मतलब इनमें से ना भी वो 2 और आधा ही एक्यूमुलेट करेगा, 2 और आधा मतलब 2.5 दिन एक्यूमुलेट करेगा। PL इफ डेली रेम्यूनरेशन एवरेज इज 800 रुपया पर डे का एक्यूमुलेशन कितना है, पेमेंट कितना है 800 रुपया। अब देखते हैं 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, वो 2 लीव और आधी लीव करेंगे, मतलब 2.5 लीव एक्यूमुलेट करेंगे, तो 1000 इंटू 2.5 लीव, ठीक है, ये हो गया 250 डेज, इंटू रेम्यूनरेशन कितना है ₹800 पर डे पर एम्प्लॉय, तो ये हमारे पास आ गया 20 लाख रुपए। आप क्या करोगे, डायरेक्टली एम्प्लॉय बेनिफिट में डालोगे, ये P&L में जाएगा आपका, और ये प्रोविजन बन जाएगा। लीव फॉर लीव है, प्रोविजन बनेगा। अगर कैश दिया जा रहा है तो हाथों हाथ PL में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। हमने यही पढ़ा था, अगर कैश है तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, अगर लीव फॉर लीव है तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। आई होप आई एम क्लियर। ये एग्जाम्पल्स आपकी ही सहूलियत के लिए दे रखे हैं। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट अगर नेक्स्ट आता है, एम्प्लॉयज आर पेड अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, बोल रहे हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होता है ना, टैक्स में भी आप देखते हो सैलरी हेड में, ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी उसकी बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज मिलेगा। इन दिस केस एंटिटी शैल क्रिएट प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेएबल, प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा, अंडरलाइन करना, प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। In the year 2020-2021, A Limited announced that employee will be paid under profit sharing plan as per beginning estimate. It is expected 6% of the profit will be paid
एट्रिशन मतलब छोड़ के चला गया एट ईयर एंड, और फिर से एस्टिमेट किया गया लगभग 4% विल बी पेड। तो एक्चुअल में पेमेंट कितना वाला होने वाला है ईयर एंड पे 4% का है, तो 4% का आप प्रोविजन बना दोगे। ठीक है, तो मतलब 10 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, 10 करोड़ का प्रॉफिट बोल रहे हैं, इंटू 4%, 40 लाख का आपने प्रोविजन बना दिया। नेक्स्ट आता है बोनस प्लान। बोनस प्लान मतलब जब आपकी कोई कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन है पेमेंट करने की, तो वो अकाउंट करी जाएगी तभी जब आपकी ऑब्लिगेशन क्या है। देखो, आप अपनी मर्जी से देने वाले दिवाली बोनस लेके जा, ठीक है, आपका कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। रिकॉर्ड तब किया जाएगा जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा। आप अपनी मन मर्जी से दे रहे हो, अपने हिसाब से फ्लक्चुएट करके दे रहे हो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, इट विल बी अकाउंटेड ओनली व्हेन एम्प्लॉयर हैज लीगल ऑब्लिगेशन। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हमेशा फेयर वैल्यू पे रखते हैं, जैसे गुड्स, असेट, सर्विसेज जो भी लिया जा रहा है वो क्या करेंगे, उसकी फेयर वैल्यू कर लेंगे। रिक्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में रिक्लासीफाई किया जा सकता है। मतलब हो सकता है शॉर्ट टर्म हेड से लॉन्ग टर्म में आ जाए, पर 2 कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी है। या तो टर्म्स ऑफ पेमेंट चेंज हो गई हो, मतलब अगले 12 महीने में नहीं देना यार, 12 महीने के भी बाद में देना है, अगर ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ही क्लासीफाई हो गया एज एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम नॉन एक्यूमुलेटिंग। पहले नॉन एक्यूमुलेटिंग था तो हम क्या करते थे, इग्नोर मार देते थे। अचानक से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में चेंज हो गया और बोला अब एक्यूमुलेशन ऑफ लीव अलाउड है। ओके, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हुई तो आप उसको STEB शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में क्लासीफाई कर सकते हो। डिस्क्लोजर किसकी ज़रूरत है, कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं देना। इंड AS 19 में जो भी डिस्क्लोजर है वो इंड AS 1 के हिसाब से जा सकता है अगर पॉलिसी में चेंज हुआ तो। नेक्स्ट आता है पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब रिटायरमेंट के वक्त या रिटायरमेंट के बाद में। तो इसमें 2 केसेस आते हैं, DCP और DBP, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। बहुत ध्यान से समझना, इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान मतलब लाइबिलिटी लिमिटेड है। देखना, मतलब एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। उनने बोला 1000 रुपये देंगे एग्जाम्पल, तो उसकी लाइबिलिटी 1000 रुपये तक ही है। एक्चुअल में फिर कुछ भी पेमेंट करना हो कम ज़्यादा, उसकी लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की किधर तक है, 1000 रुपये तक। ठीक है, इसे कहते हैं डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, लिमिटेड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो एक स्ट्रेट पेमेंट देना है जो डील कर रखा है। एग्जाम्पल PF, ESI, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, नॉर्मली सिंपल अकाउंटिंग हो जाती है। पर हम बात करते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान कि अरे यार उस दिन जितना बेनिफिट होगा ना उतना पेमेंट किया जाएगा। तो ये बेनिफिट हो सकता है फ्लक्चुएट करे, वेरी करे। तो अब देखते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड कब तक है, फाइनल बेनिफिट तक है। इसकी जो अमाउंट तय कर दी थी कॉन्ट्रीब्यूशन तक थी, इसकी फाइनल बेनिफिट जितना बनता है, हो सकता है एम्प्लॉय जा रहा हो और उसको 10,000 रुपये देने पड़े। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी कहाँ तक है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कहाँ तक है, उस 10,000 रुपये तक है। ओके, एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है, इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल फिक्स्ड और डेट्रीमेंटल पेमेंट एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, इसकी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग होगी। क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जहाँ पर आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है, लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। एनी पेमेंट मेड इज अकाउंटेड एज एक्सपेंस। समरी ऑफ पेमेंट एग्जाम्पल अगर मेड है, कंज्यूम्ड है, तो ये सिंपल 11th-12th वाले बेसिक अकाउंटिंग चलेगा। पेमेंट कर दिया और अभी बेनिफिट कंज्यूम नहीं किया है तो ये आपका एक्सपेंस है। अगर पेमेंट भी मेड कर दिया और बेनिफिट कंज्यूम नहीं किया तो ये आपकी असेट है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया और बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। पेमेंट भी कर दिया, बेनिफिट भी ले लिया, नॉर्मली मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से एक्सपेंस की तरह चला जाएगा। पेमेंट कर दिया, बेनिफिट नहीं लिया, असेट की तरह रिकॉर्ड कर लो। पेमेंट कर दिया, ठीक है, और बेनिफिट नहीं लिया तो असेट की तरह। पेमेंट नहीं किया, अभी ऑब्लिगेशन बाकी है, लाइबिलिटी है, और आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तो लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड कर लो। सिंपल अकाउंटिंग है। एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट टू कॉन्ट्रीब्यूशन पेड या फिर पेबल। कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल इफ एनी इज अकाउंटेड एट अनडिस्काउंटेड बेसिस। ओके, अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस अंडर कॉन्ट्रीब्यूशन, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान टू KMP अंडर
इंड एस 24 में। डिस्क्लोजर की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इंड एस 1 में पॉलिसी बतानी है, और इंड एस 24 में अगर आप कोई रिलेटेड पार्टी या KMP की मैनेजरल पर्सनल को अगर कोई पेमेंट कर रहे हो तो अलग से आपको इंड एस 24 में बताना है, जो कि किसका है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान मतलब जो फाइनल पेमेंट करना है तब तक के लिए लिमिटेड है, उसकी लाइबिलिटी वो पहले हट नहीं सकता, इसके लिए एक्चुअल गेन लॉस भी निकालना पड़ता है। ए लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉय अबाउट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। बेनिफिट कितना है, 20% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एवरेज पीरियड 5 years है रिटायरमेंट का। करंट सैलरी 10 लाख है। ग्रोथ रेट 8% है। डिस्काउंट रेट 10% है। कैलकुलेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट द ईयर एंड। हमने बोला 10 लाख रुपए है ना अगर, तो उसको आप क्या कर लो, 1.8 से ग्रोथ रेट हो रही है, मतलब हर साल सैलरी 8% बढ़ रही है, तो आपने ये बढ़ा लिया कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए। फर्स्ट ईयर 10 लाख थी, बाकी 4 साल और बढ़ा ली, ठीक है। तो आपके पास आया 13,60,490। अब 13,60,490 को आप अगले 5 साल में, क्योंकि आपका रिटायरमेंट प्लान कितना है, 5 साल, तो इस 5 साल में आप बाइफरगेट कर दो और फिर P&L में चार्ज करने लग जाओ। अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान, एक्चुअल अजम्पशंस लेनी पड़ती है, ऑब्लिगेशंस रहती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है गेन लॉस होने की, एक्चुअल गेन लॉस होने की, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग होती है। ऑब्लिगेशंस आर मेजर्ड यूजिंग डिस्काउंटेड बेसिस। क्या बोल रहे हैं, PV फैक्टर्स भी करे जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यूएशन भी करी जाएगी। एक्चुअल की कुछ अजम्पशंस दे रखे हैं वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल ये सिंपली बोलता है कि बेस्ट एस्टिमेट्स ले रखे हैं, वेरिएबल दैट विल बी डिटरमाइन अल्टीमेट कॉस्ट, जो अल्टीमेट कॉस्ट बताने वाले हैं उसका हमने पहले से ही क्या ले रखा है, बेस्ट एस्टिमेट दे रखा है। ये अनबायस्ड है, कैसा है एक्चुअल वाला जो भी चीज़ें हैं वो कैसी है, अनबायस्ड है, कोई पार्शियलिटी नहीं कर रखी, और म्यूचुअली कंपैटिबल है। भाई 5 साल का ले रहे हैं और ये भी 5 साल का ही प्लान है, ऐसा नहीं हो यू आर कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद एप्पल्स, ठीक है। एक्चुअल assumptions आर अनबायस्ड, यही सेम बात बोल रहा है, आर म्यूचुअली कंपैटिबल, वही सेम बात बोल रहा है, ठीक है। सैलरी, इंक्रीमेंट रेट, डिस्काउंट रेट, ये सब क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से कंपैटिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक विद इन्फ्लेशन एक विदाउट इन्फ्लेशन है, एक 2 साल की एक 5 साल की है, ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल अजम्पशन डेमोग्राफिक और फाइनेंशियल। डेमोग्राफिक मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, कि मॉर्टेलिटी रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल जेंडर क्या है, ठीक है, इनकम की रेट्स क्या है, टैक्सेशन रेट्स क्या है, ये सब डेमोग्राफिक में आएगा। रेट ऑफ एम्प्लॉय एट्रिशन मतलब एम्प्लॉय कितने छोड़ के जाते हैं, डिसेबिलिटी और अर्ली रिटायरमेंट, चेंज इन प्लान नंबर ऑफ डिपेंडेंट, क्लेम अंडर मेडिकल केयर, ये सब क्या है, डेमोग्राफिक में आते हैं। वेरएज यहीं पर फाइनेंशियल आते हैं कि डिस्काउंट रेट क्या चलेगी, टैक्स रेट क्या चलेगी, इन्फ्लेशन रेट क्या चलेगी, फ्यूचर सैलरी क्या होने वाली है, बेनिफिट लेवल क्या होने वाला है, टैक्सेस जो पे होंगे वो क्या रहने वाले हैं। असेसमेंट ऑफ डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ डिस्काउंट शैल बी कंसिस्टेंट टू मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब हमने अगर गवर्नमेंट में 8% देती है, 7% देती है, वो रेट को लेकर चलना है और मार्केट यील्ड उसके हिसाब से रखनी है। सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर एंड ब्रांच आउटसाइड इंडिया, देन डिस्काउंट रेट शैल बी हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट। क्या बोल रहे हैं, अगर नॉर्मली है तो गवर्नमेंट बॉन्ड की ले लो, अगर ये सब्सिडरी, एसोसिएट अगर कोई बाहर की है तो आप क्या ले लो, हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट का रेट को मान के चलना। इफ़ हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट रेट इज़ नॉट अवेलेबल देन यूज़ रेट ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री। एग्जाम्पल आपकी वेंचर, आपका सब्सिडरी कहाँ का है, फॉरेन कंपनी का है, कनाडा का है, तो आप कनाडा वाली रेट लेके चलना। इन सिलेक्शन ऑफ डिस्काउंट रेट एक्चुअली must consider other factors also. Accounting of defined benefit plan depends upon type of benefit क्या देने वाले, फंडेड है, अनफंडेड है, मतलब फंडेड आपने प्रोविजंस बना रखे हैं या प्रोविजंस नहीं बना रखे। फंडेड बेनिफिट मीन्स ऑब्लिगेशन विद प्लान असेट। क्या बोल रहे हैं, प्लान असेट के साथ में कि अरे यार ये चीज़ें देनी है। नॉन फंडेड मतलब उसके अगेंस्ट कोई असेट आपने रख नहीं रखी, कोई प्रोविजंस नहीं बना रखे, ठीक है। अनफंडेड है, कोई एसेट प्लान नहीं है, भाई जब वो मौका आएगा तो जेब से निकाल के देने पड़ेंगे, चाहे लोन दे के देना पड़े। अकाउंटिंग ऑफ लाइबिलिटी ऑन DBO एंड असेट प्लान बेस्ड शैल बी इवेल्युएटेड सेपरेटली। दोनों को सेपरेटली देखा जाएगा। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है या असेट है, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करके इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कितना किसका आउटफ्लो बनता है, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ लाइबिलिटी DBQ,
कैलकुलेशन पहले करंट सर्विस कॉस्ट का करो, इंटरेस्ट कॉस्ट का करो, क्लोजिंग ऑब्लिगेशन का करो, फिर देखो इम्पैक्ट क्या आ रहा है एक्चुअल अजम्पशन का, अगर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको भी कंसिडर करो, मॉडिफिकेशन करो अगर कुछ हो रहा है तो इम्पैक्ट देखो कितना मॉडिफाई कर रहा है, क्या परसेंटेज, इम्पैक्ट ऑफ कर्टेलमेंट या सेटलमेंट, अगर कोई चीज़ आप स्टॉप कर रहे हो है ना, फोरफीट कर रहे हो, कर्टेल कर रहे हो, तो उसका देखना पड़ेगा कि अमाउंट पर क्या प्रभाव आ रहा है, ठीक है। फाइनली पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, फाइनली लाइबिलिटी को हटा दे देंगे, पे ऑफ कर देंगे जब वो दिन आएगा पेमेंट का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट, जब का भी प्रॉमिस कर रखा है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, पहले सबसे पहले फाइनल सैलरी देखो, ठीक है, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था 10 लाख की सैलरी है, 5 साल का रिटायरमेंट, 5 साल अभी है रिटायरमेंट में और 8% से ग्रोथ हो रही है, तो हमने देखा 10 लाख इंटू 8 बार हमने ग्रो कर दिया था, उसको किया था 8 बार, उसको कंपाउंड कर दिया था, तो ग्रोथ रेट से कंपाउंड करके जो फाइनल सैलरी आएगी वो मानी जाएगी एस्टिमेटेड फाइनल फ्यूचर सैलरी। फिर देखो बेनिफिट देना कितना है, फाइनल सैलरी का एग्जाम्पल वहाँ पर था कि हम 20% ऑफ फाइनल सैलरी देखें, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको दे देनी है और कितने सालों के लिए देना है, या तो मल्टीप्लाई कर दो या टोटल है तो उससे डिवाइड कर दो। यूनिट बेनिफिट निकाल लो, टोटल बेनिफिट अपॉन नंबर ऑफ सर्विस पीरियड, मान लो 5 साल का पीरियड है तो डिवाइड बाय 5, हर ईयर का एक अमाउंट आ गया था 13 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास कुछ अमाउंट आया था वो हम हर साल चार्ज करते रहेंगे, तो वो अमाउंट हो जाएगा करंट सर्विस कॉस्ट, आएगा कहाँ पे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, ठीक है। कैलकुलेट क्लोजिंग लाइबिलिटी एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, जो बच गया वो कहाँ पर चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा लाइबिलिटी की यहाँ पर। एनालिसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट कैसे किया जाएगा, एग्जाम्पल आपका जब से अराइज होता है और जो पीरियड दे रखा है उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया 25 ईयर्स पर उसको बोला कि आपका रिटायरमेंट कब से चालू होता है, 35 ईयर्स से, मतलब 35 ईयर्स के जब आप हो जाओगे ना और 55 तक, इसके बीच में आप जब भी रिटायर होगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो क्या वो जब तक 35 का हो रहा है कंपनी के पास कोई ऑब्लिगेशन है, कंपनी के पास कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का कोई बेसिस है, नहीं है, तो तब तक रुके रहेंगे। अब जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा वो इस 35 से 55 की रेंज के बीच में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय हैविंग एज 35 और मोर आर कवर्ड इन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, सर्विस कॉस्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट शैल बी एलोकेटेड ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सबसे पहले प्लान अराइज हो गया, बेनिफिट प्लान अराइज हो गया, दूसरी बात एम्प्लॉय रिसीव बेनिफिट ऑफ सच ऑब्लिगेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने बोला था कब इशू किया जाता है, जब सर्विसेज रिसीव हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी इस साल में तो ये अराइज ही नहीं होता तो आप इधर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप ये सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड तभी करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर ये अराइज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल 35 से 55 ईयर्स तक। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द सर्विस पीरियड नॉट कवर्ड इन रिटायरमेंट प्लान बेनिफिट शैल नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पीरियड ऑफ सर्विस, अगर बाद में दिया जा रहा है, अगर इसमें नहीं इंक्लूडेड है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपली समझ आएगा कैसे। एग्जाम्पल ईयर 1 है ना, 20 ईयर्स में रिटायरमेंट बेनिफिट अक्रू ओनली आफ्टर 30 ईयर्स, एक ईयर 1 के बाद में 30 साल के बाद में ही अक्रू होता है, और आप कब तक कर सकते हो, ईयर 50 तक कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर किस में हो, 20 ईयर्स के हो भी, तो 20 ईयर्स तक कोई एलोकेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आप 30 के हो जाओगे तो 30 से 50 जो है वो ईयर्स में आपका क्या होएगा, कैलकुलेशन होएगा, ठीक है। फर्स्ट 20 ईयर्स कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, बाकी बचे हुए 30 ईयर्स में आपका जो एम्प्लॉय बेनिफिट का कॉस्ट है वो आपका इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल बेनिफिट बनता है एग्जाम्पल 30 लाख्स डिवाइड बाय 30 ईयर्स, तो हर साल 1 लाख क्या कर लेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इफ एम्प्लॉय रिसीव मटीरियली हायर लेवल ऑफ बेनिफिट इन लेटर ईयर, इन दैट केस ऑल्सो टोटल बेनिफिट इज एलोकेटेड ऑन SLM बेसिस। क्या बोल रहे हैं, आपको SLM बेसिस पर ही करना है। सिमिलरली अगर हमने शेयर बेस्ड पेमेंट का देखा था, अगर हमारे पास मल्टीपल वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड लॉन्गर है एक पीरियड से ज़्यादा का, तो हमने जो भी अमाउंट था उसको क्या किया था, ओवर द वेस्टिंग पीरियड SLM बेसिस पर डिवाइड किया था। अगर नहीं देखा है तो आप इंडिया 102 को भी ज़रूर से चेकआउट करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने जो अमाउंट है जो आप पेमेंट करना है वो कब से करना है, जिस ईयर से अराइज हुआ और जिस ईयर तक करना है, उस अमाउंट उस पीरियड में आप क्या करोगे, एलोकेट करोगे, ठीक है, SLM बेसिस पर करोगे।
एक्चुअल असेसमेंट होता कैसे, एट द एंड ऑफ ईच ईयर वापस से देखा जाएगा कोई अजम्पशन में चेंज वेंज तो नहीं हुआ है, ठीक है। इफ़ मटेरियल चेंज हुआ है तो आप फिर से रीमेजरमेंट करोगे कि अरे यार इसकी वजह से अमाउंट पर कितना इम्पैक्ट आया, और कोई मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो आप उसको एज इट इज़ रहने दोगे। चेंज इन लाइबिलिटी ड्यू टू रीमेजरमेंट शैल बी ट्रीटेड एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी वजह से, एक्चुअल की वजह से चेंजेस आते हैं, रीमेजरमेंट करते हैं, पहले 1 लाख रुपए देने थे अब 1,20,000 देने एग्जाम्पल, तो ये 20,000 का जो इंक्रीज हुआ, अगर ये लाइबिलिटी में चेंज होता है तो ये P&L में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम में जाएगा। कहाँ जाएगा, अंडर अदर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम। हमने इंड AS 1 में अलग से बात करी थी, उसके अलग से वीडियो बने हुए हैं, वहाँ पर हमने बात करी थी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम P&L का पार्ट होता है, ठीक है, और उसमें कुछ स्पेसिफिक 9 आइटम्स है की लिस्ट दे रखी है जो जाते हैं, तो ये हमने बोला था स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में हम पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आता है पास सर्विस कॉस्ट। रीमेजर करी जाती है डिफाइंड बेनिफिट प्लान की विद न्यू टर्म्स ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। जैसे जैसे प्लान में कुछ चेंज आएगा उसके हिसाब से रीमेजरमेंट होगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को क्या किया जाएगा, रिलेटेड टू दैट पीरियड हैज़ ऑलरेडी रेंडर्ड शैल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू P&L, और जो बच जाएगा वो अलग से देखा जाएगा। तो पास सर्विस कॉस्ट है, अगर उसके अगेंस्ट सारी सर्विसेज मिल चुकी है तो आप डायरेक्टली पूरा का पूरा P&L में डाल दोगे, ठीक है, P&L में ट्रांसफर कर दोगे। पास सर्विस कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या, चेंजेस एक्चुअल अजम्पशन की वजह से अगर कुछ चेंज हुआ तो पास सर्विस कॉस्ट में नहीं आएगा। कोई अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन हो गया पेंशन का, वो भी नहीं आएगा। इसके अलावा एस्टिमेटेड बेनिफिट इंप्रूवमेंट दैट रिजल्ट ड्यू टू एक्चुअल कैलकुलेशन, वो भी नहीं आएगा, वो डायरेक्टली P&L में जाएगा। इंक्रीज इन वेस्टेड बेनिफिट when in absence of new benefit employee complete vesting requirements, increase in existing benefits given। क्या बोल रहे हैं, पास सर्विस कॉस्ट में सिर्फ वही आएगा जो ऑलरेडी हो चुका है। फ्यूचर अजम्पशंस चेंज हो गई, एक्चुअल अजम्पशन चेंज हो गई, कोई और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, अगर ऐसा कोई चेंज होता है उसकी वजह से जो भी चेंज आया वो अमाउंट P&L में जाएगा तो सही, पर पास सर्विस कॉस्ट के हेड के अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, अगर पास सर्विस कॉस्ट है ओनली व्हेन कॉन्ट्रैक्चुअल बेनिफिट्स इंक्रीज, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, अचानक से ईयर 3 के एंड में आपने बोला कि अरे यार अगले साल से ना आप 20% ऑफ सैलरी मत देना, 30% ऑफ सैलरी दे देना, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन आ गया। क्या आ गया, मॉडिफिकेशन आ गया। तो अगले साल से क्या करेंगे, 30,000 देने लग जाएंगे, ठीक है। अब अगर ओरिजिनल प्लान चलता रहता तो 1 लाख का 20% 5 साल तक चलता रहता, 20,000 बनता, पर अब क्या बन रहा है, 30,000 बन रहा है, ठीक है। तो जिस ईयर से चेंज होगा उस ईयर से प्रोस्पेक्टिवली क्या करेंगे, हम रिवाइज्ड अमाउंट से कैलकुलेट करने लग जाएंगे और P&L में डालने लग जाएंगे। हम पिछला जाके रेट्रोस्पेक्टिव कोई चेंजेस नहीं करेंगे, पिछले पास्ट ईयर में जाके कोई डिवाइड चेंज नहीं करेंगे। कर्टेलमेंट या सेटलमेंट मतलब स्टॉप हो रहा है या फिर फाइनल सेटल हो रहा है, विल बी अकाउंटेड इन द ईयर इन विच दैट अकर्स। जिस ईयर में सेटलमेंट और एंड हो रहा है, कर्टेलमेंट हो रहा है, उस ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। रिडक्शन इन डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी और इंक्रीज इन डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी शैल बी अकाउंटेड इमीडिएटली। कोई चेंज हुआ तो हाथों हाथ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। आइदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू OCI, इफ नॉट देन P&L। नॉर्मली तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डायरेक्टली चली जाती है, अगर बाय चांस कोई दिक्कत से नहीं जा रही है तो आप P&L में उसे ट्रांसफर करोगे, चार्ज करोगे। पेमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अमाउंट रिड्यूस्ड फ्रॉम लाइबिलिटी। क्या बोल रहे हैं हमने शेयर बेस्ड पेमेंट में भी ऐसे किया था, कोई भी दिक्कत आई तो हमने इक्विटी से माइनस कर दिया था फेयर वैल्यू तक, फेयर वैल्यू के ऊपर P&L में डाला था। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आपने कोई प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है, तो अगर उसमें इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वो हम लाइबिलिटी को एडजस्ट करेंगे। अगर कोई पेमेंट होता है तो लाइबिलिटी को रिवर्स कर कर पेमेंट को क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है। प्लान एसेट, प्लान एसेट मतलब इसके अगेंस्ट आपने कुछ रख रखा है। एग्जाम्पल, अरे यार ये मशीन बेचेंगे और उसके बाद में पेमेंट कर देंगे, ठीक है, आपके वो फंडेड है तो मतलब प्लान एसेट है। इट इज़ फंड क्रिएटेड बाय एंटिटी फॉर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय लाइबिलिटी। कोई फंड क्रिएट कर रखा है, ठीक है, या कोई असेट बना रखी है उसको बेच के करोगे तो ये कहलाता है प्लान असेट। ओनली दोज असेट क्वालिफाई बाय प्लान असेट विच कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए जब ज़रूरत आएगी तो हम उस चीज़ को एनकैश कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उस चीज़ से पैसा निकाल सकते हैं एम्प्लॉय को देने के लिए, तो ही वो क्या कहलाएगी, प्लान असेट।
फॉलोइंग एसेट्स क्वालिफाई फॉर प्लान एसेट। एग्जाम्पल, कोई इंश्योरेंस बेनिफिट करा रखा है, कोई स्टेट प्लान करवा रखा है, कोई मल्टी एम्प्लॉयर प्लान कर रखा है जहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स उसमें डालते रहते हैं और जब जिसको चाहिए उसमें निकाल लेता है। मैनेज एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, ठीक है। इसके अलावा कोई ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड प्लान है, ट्रस्ट क्रिएटेड बाय डिफरेंट एंटिटी ऑफ ग्रुप दैट मैनेज एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। अगर कोई ग्रुप ने कर रखा है, कोई ट्रस्ट ने कर रखा है, कोई बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलकर प्लान बना रखा है कि इस एम्प्लॉय को फाइनल पेमेंट इतना करना है, वो फंड अगर यूज़ किया जा सकता है, इंश्योरेंस अगर यूज़ किया जा सकता है फाइनल पेमेंट टू एम्प्लॉय के लिए, तो वो प्लान एसेट कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अरे यार, एम्प्लॉय को पेमेंट करना है तो वो पैसा काम भी तो आना चाहिए, चाहे रिजर्व्स में हो, चाहे एसेट्स में हो, किसी भी तरीके से हो। अगर वो पैसा यूज़ कर सकते हैं तो वो प्लान एसेट है, फंडेड है। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट इज कैलकुलेटेड बाय एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस कोई रीमेजरमेंट पे होगा तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर एंड अदर डिटेल्स। नॉर्मली नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा क्लोजिंग डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी या एसेट साइड। फिर P&L में करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट, पास्ट सर्विस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, रीमेजरमेंट का गेन लॉस आएगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आएगा, देखो ये एक हेड है P&L और ये एक हेड है OCI, ठीक है। OCI के अंडर आएगा रीमेजरमेंट अगर एक्चुअल की वजह से कोई गेन लॉस हुआ है तो, और करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट ये हमारे P&L में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। कर्टेलमेंट का गेन लॉस होगा, वो किस में जाएगा, OCI में जाएगा। अगर नेट इंटरेस्ट देखना है तो ओपनिंग देखो, ओपनिंग डिफाइंड बेनिफिट। फिर प्लान एसेट का अगर देख लो, कोई डिफरेंस बचता है तो वो लाइबिलिटी है, और इंटरेस्ट उस लाइबिलिटी पे कितना आएगा वो आपको डिस्काउंट रेट से निकालना होगा। डिस्काउंट रेट से निकालना होगा कि इंटरेस्ट कितना है, वो डिफरेंस इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रीमेजरमेंट। अगर गेन लॉस करना हो एक्चुअल गेन लॉस की वजह से, है ना, आपने एक्चुअल रीमेजरमेंट किया, उसकी वजह से कोई गेन लॉस हुआ, लाइबिलिटी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो आप देखोगे ओपनिंग कितना है, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, करंट सर्विस कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट का कितना है, पास सर्विस कॉस्ट कितना है, बेनिफिट पेड टू रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑलरेडी कितना है, रिडक्शन कितना है, फिर जो बचा वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल गेन लॉस का बैलेंसिंग फिगर, और क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। रीमेजरमेंट ऑफ प्लान एसेट, ओपनिंग देखो, उसमें कोई कैश का पेमेंट कुछ कम ज़्यादा हुआ है क्या, कोई बेनिफिट विड्रॉ हुआ है क्या, कोई बेनिफिट स्टॉप हुआ है क्या, प्लस माइनस करो इसको। इंटरेस्ट इनकम देखो, जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा एक्चुअल गेन लॉस, और उसे भी एडजस्ट करके जो फाइनल आएगा उसे हम क्लोजिंग फेयर वैल्यू मानेंगे उस असेट की, और बैलेंस शीट में दिखा देंगे। आप असेट और लाइबिलिटी को रीमेजर करोगे, उसमें कुछ एडलेस हुआ है तो वो देखोगे, फाइनल वैल्यू जो आ गई वो आपकी बैलेंस शीट में दिख जाएगी, या तो असेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में। जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर है वो एक्चुअल गेन लॉस की तरह P&L में आ जाएगा और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चार्ज हो जाएगा। रीमेजरमेंट जब भी देखेंगे तो असेट और लाइबिलिटी का देखेंगे। डिस्क्लोजर एक्चुअल अजम्पशंस का करना होगा हमें, और प्लान एसेट क्या है, अरे यार इस एम्प्लॉय को पेमेंट करने के लिए आपने पीछे फंडेड में क्या रख रखा है, क्या प्रोविजंस बना रखे हैं, ठीक है, वो आप डिस्क्लोज करोगे। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, यहाँ पर अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग सेम होगी पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट की तरह, जहाँ पर मोर देन 1 पीरियड में करना है, डिस्काउंटेड किया जाएगा, ठीक है। बट रीमेजरमेंट गेन लॉस किस पे ट्रांसफर होगा, P&L में। पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट में जो रीमेजरमेंट हो रहा था हर साल वो OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जा रहा था, यहाँ पर P&L में ट्रांसफर होगा, इतना ही डिफरेंस है। टर्मिनेशन बेनिफिट, अगर एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिया टर्मिनेशन या न्यू लॉ कि एम्प्लॉयर हैज़ राइट टू टर्मिनेट, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। अगर टर्मिनेशन बेनिफिट शैल बी अकाउंटेड व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। फर्स्टली, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट इन प्रोबेबल होना चाहिए। पहले तो पास्ट इवेंट की वजह से, दूसरी बात प्रोबेबल होना चाहिए ये आउटफ्लो कि अरे हाँ एम्प्लॉय का पेमेंट करना ही होगा। रिलायबल एस्टिमेट्स लिए जा सके, अगर अमाउंट देखा जा सके प्रोबेबल हो और पास्ट इवेंट्स की वजह से हो तो ये क्या कहलाएगा, पास्ट इवेंट की वजह से हो तो ये आप, अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल है तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे। आई होप आपको ये समझ आएगा। कुछ भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।